वंदे मातरम। आज हम लोग इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन और इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन पढ़ लिया है, उसके ग्राफ को खींच लिया है। अब दोनों क्लासेस में हम लोग एगो ई बात को जरूर कंसीडर किए हैं क्या, कि चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है इसीलिए उसका इनवर्स फंक्शन होता है, हाँ या नहीं। यानी प्रत्येक डोमेन में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए, जो पॉइंट है उसके लिए इमेज है और कैसा है, डिस्टिंक्ट मतलब खास, एक का एक, 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब बाइजेक्टिव होने के कारण इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग टेन थीटा को देखते हैं, और टेन हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और चूंकि ये एंगल के लिए वैल्यू देता है यानी कि ये फंक्शन के तरह ऑपरेट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है या नहीं। तो टेन हमारा क्या करता है, -π/2 से π/2 के लिए माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट का वैल्यू रखता है। चूंकि माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए इसको हम आर यानी कि रियल नंबर से डिनोट करते हैं, हाँ या नहीं। तो इसका रेंज जो हमारा माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट है, और हम यहाँ पे लिख दिए डेट इज आर। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में चूंकि सारा नंबर आ गया, वो हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, इसलिए हम जो है इसको आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, डन। अब जो है पहला काम आज का हमारा क्या रहेगा कि इसका ग्राफ खींचना। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टेन का ग्राफ खींचेंगे, फिर टेन इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे, फिर इसके डोमेन और इसके रेंज को हम लोग समझेंगे दोनों के लिए, और उसके बाद एक्सरसाइज का 1-2 एग्जाम्पल करेंगे और वो फिनिश हो जाएगा, है या नहीं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों को जो है 12th में एंगल को डिग्री में नहीं यूज़ करना है, क्या चीज़ में यूज़ करना है, रेडियन में। और हर एक क्लास में हम ये बात नहीं बोलना चाहते हैं कि बाबू रे अब हम कन्वर्ट करना नहीं बताएंगे। जो नहीं सीख पाए हैं, ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो 10 0 0 π/6 ये हमारा 1/√3 होता है। 1/√3 मतलब 1/1.732 यानी कि 0.5 नियर बाई। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1.7 और ये हो गया इन्फिनाइट। और उसके बाद ये इसका अपना घर नहीं रहता है, तो -1.7 -1 -0.5 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ग्राफ को खींचते हैं, तो हम जरा सा पहले एक्सिस को बैठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया x, x डैश, y, y डैश, o ऑरिजिन, π/6 π/4 π/3 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 और पाई, -π/6 -π/4 -π/3 -π/2 -2π/3 -3π/4 -5π/6 और -π। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 3, ये हो गया माइनस इन्फिनाइट। चूँकि ये y निगेटिव डायरेक्शन है तो सारे चीज़ निगेटिव में लिखना है हम लोगों को। 1 2 3 ऊपर चल के इन्फिनाइट। ठीक है, अब जैसा देखिए 10 0 0 और 10 π/6 0.5 मीन्स कि इसके बीच में यहाँ 10 π/4 1, उसके बाद 10 π/3 1.7, 2 से थोड़ा सा नीचे, और π/2 पे इन्फिनाइट। ये यहाँ इन्फिनाइट पे आ गया। लेकिन अब इसके बाद की बात है कि यहाँ पे अचानक से माइनस निगेटिव हो गया, यानी कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करके खींचेंगे नहीं। ये याद रखना है कि साइकिल का ये जो पॉइंट है, यदि घूम के नीचे आ गया है तो ये फिर घूम के ऊपर भी जाएगा, यानी कि ये अब नीचे से उठेगा और यहाँ ये माइनस इन्फिनाइट की ओर से उठेगा, और फिर यहाँ पे -1.7 -1
-0.5 और 0, और ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि ये निगेटिव एंगल के लिए जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज एंगल को घुमाना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1.7 और फिर यहाँ पे इन्फिनाइट। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो गया। अब इसके आगे के एंगल के लिए अब ये क्या हो गया, ये 10 का अपना घर आ गया। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में -90 से -180 क्या हो गया, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा tan थीटा का घर है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर ये यहाँ से उठेगा और ये 2π/3 के लिए 1.7, यहाँ के लिए 1, यहाँ पे 0.5 और 0, और ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, 10 का ग्राफ हो गया। तो हम लोग एक बार जो है इसके डोमेन के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना गया, इन्फिनाइट गया। कब गया, जबकि हम लोग π/2 पे हैं, हाँ या नहीं। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट गया, कब, जबकि हम π/2 पे हैं, है ना। और मिनिमम वैल्यू कितना गया, -इन्फिनाइट गया, कब, जबकि हम -π/2 पे हैं, है ना। तो एंगल कहाँ से कहाँ गया, मिनिमम के लिए -π/2, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए π/2। और वैल्यू कहाँ से कहाँ दे रहा है, -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, दैट इज आर रियल नंबर। ये एंगल के लिए ये वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन, और ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या चीज़, कि tan थीटा का डोमेन जो है -π/2 से π/2 होना है, और रेंज उसका क्या होगा, r, यानी कि रियल नंबर होगा, -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट। अब इसके बाद हम लोग एक बार tan इनवर्स के ग्राफ को देखते हैं। तो tan इनवर्स के ग्राफ के लिए मैंने पहले से वैल्यू यहाँ लिख लिया, यहाँ पे एंगल। अब भैया इस बार ऊपर में वैल्यू क्यों लिखे, क्योंकि हम कल बता चुके हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा वो हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और जो ये हमारा रेंज होगा ये हमारा क्या होगा, एंगल होने जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने ऊपर पे वैल्यू को लिख लिया। अब इसके लिए नीचे में एंगल को सजा लेते हैं। तो एंगल भी सजाना कोई बड़ी बात है नहीं, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, उसके बाद 3π/4, 5π/6 और π। एंगल को सजा लिया, कोई भारी भरकम बात नहीं है, बहुत आसान सा बात है, हाँ या नहीं। चलिए अब इसके बाद इसका ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। और हमको लगता है कि यहाँ तक तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक जरूर दिख जाएगा, इतना में हो जाएगा हम लोगों का काम। छोटा छोटा लेंगे। अब ये हो गया x, इधर हो गया x डैश, ये y, ये y डैश, ये ओरिजिन। और अब इस बार यहाँ पे क्या रहना है, इस बार यहाँ पे वैल्यू को रखना है ना। इस बार x एक्सिस किसके लिए जाएगा, वैल्यू के लिए, और y एक्सिस एंगल के लिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, x एक्सिस पे एंगल दिखाते हैं, y एक्सिस पे वैल्यू दिखाते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि x एक्सिस पे वैल्यू और y एक्सिस पे एंगल को दिखाते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 0 तो यहीं पे लिखा हुआ है 1, 2 और बहुत हो गया इधर इन्फिनाइट, यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे बहुत हो गया -इन्फिनाइट। यहाँ पे पहले पॉजिटिव एंगल लिख लेते हैं, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और π। -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, -2π/3, -3π/4, -5π/6 और यहाँ पे हो गया -π। ठीक है, तो एंगल हम लोगों ने लिख के रख लिया है। अब ग्राफ खींचना है। तो 0 का वैल्यू 0 पे 0, उसके बाद 0.5 कब आएगा भाई, जबकि π/6 होगा, मतलब कि यहाँ, उसके बाद 1 π/4 पे, और फिर 1.7 π/3 पे, और फिर यहाँ पे इन्फिनाइट इधर चला गया। अब इसके आगे के वैल्यू के लिए
यहाँ पे क्या है -1.7, तो -1.7 लाने के लिए हमको कहा जा रहा है भाई, ठीक है। तो -1.7 किसके लिए है, यहाँ पे 2π/3 के लिए, फिर उसके बाद -1 और फिर 0.5 और फिर इधर, और अब ये वाला ग्राफ कैसा जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट तक और इधर तो माइनस इन्फिनाइट है। अब एक ही पॉइंट पे दोनों चीज़ को तो लेना नहीं है, तो दोनों को अलग अलग लेते हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब अगली बात, यहाँ पर -0.5, -1, -1.7 और फिर इन्फिनाइट, ठीक है, ये हो गया माइनस इन्फिनाइट। और अब फिर इधर कि 2π/3 पे -1.7, फिर 1 और फिर 0.5 और फिर 0, और ये यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट तक चला गया। अब गौर करने की क्या बात है कि देखिएगा कि यहाँ π/2 पे प्लस इन्फिनाइट है और माइनस इन्फिनाइट कहाँ पे है, -π/2 पे है या नहीं। तो माइनस इन्फिनाइट मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, माइनस इन्फिनाइट, मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट, किस एंगल के लिए भाई, तो प्लस इन्फिनाइट आया π/2 के लिए, और यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट आ रहा है -π/2 के लिए, है या नहीं। तो अब डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, क्योंकि इस बार वैल्यू हमारा क्या है, डोमेन है, एंगल हमारा क्या है, रेंज है, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा -π/2 से π/2। अब एक बात कि यहाँ पर ओपन, यहाँ पे क्लोज, क्योंकि हमको -π/2 से π/2 के बीच में एंगल को रेस्ट्रिक्ट करना है, इसलिए ये क्लोज हो गया, ये इन्फिनाइट है, यानी कि ओपन ये जहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब ये माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर r। तो डोमेन और रेंज tan इनवर्स का क्लियर हो गया, ठीक है। ग्राफ में मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ये अलग होता है, थोड़ा सा ये उल्टा होता है tan थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इसके ऊपर हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं। जैसा कि पिछले 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जब क्वेश्चंस बना रहे थे तो क्या हो रहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू आ रहा था, हाँ या नहीं। तो एक्चुअल वैल्यू में क्या करते थे, डायरेक्ट साफ करके लिख देते थे, कोई बड़का को घटना उसमें होता नहीं था। मेन टेंशन कहाँ पे होता था भाई, प्रिंसिपल वैल्यू में। और ये हम क्या बोले थे कि रेस्ट्रिक्ट करने के बाद समझ में आएगा कि रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, वो कब सिखाएंगे, लास्ट में, एकदम लास्ट में, कोसेक के बाद। अब देखिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स -√3, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, जरा सा देखिएगा कि tan इनवर्स और -√3 को हम क्या लिख सकते हैं, सवाल अब ये उठता है। तो ये जो है हमारा, ऐसा लग रहा है कि 10 माइनस π/, कितने का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है। का है भैया, 10 60 बराबर √3 होता है, हाँ या नहीं, और 60 डेट इज π/3, तो -π/3, 10 और 10 साफ हो गया। अगली बात क्या आ गया, -π/3, -π/3 इसका वैल्यू होगा या नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू। ये जानने के लिए हम जैसे कि तो क्या वैल्यू निकला कि इसका एंगल का, यानी कि थीटा। अब देखते हैं कि ये जो थीटा है, ये जो है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आता है या नहीं। तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये -π/2 से π/2 के बीच में एंगल आता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/3। कोई दिक्कत हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए। डन। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक बार उसको देखते हैं। tan इनवर्स साइन -π/2, साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन -π/2 हमारा क्या हो जाएगा भैया, -1, क्योंकि साइन π/2 मतलब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है,
अब माइनस तो हम जान ही रहे हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए जो है यहाँ पर हमारा क्या हो गया -1। अब टेन इनवर्स -1, तो यहाँ पे ये 1 जो है -1, क्या 10 का भी वैल्यू होता है ऐसा कुछ, वो हम पहले दिमाग को रिकॉल करेंगे। सबसे पहला काम दिमाग में वो रिकॉल करेंगे। ये क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे इसलिए घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं भाई एगो 10 है एगो साइन है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन रहता है तो कट जाता है, टेन इनवर्स 10 रहता है तो कट जाता है, कॉस इनवर्स कॉस रहता है तो कट जाता है, दोनों डिफरेंट चीजें। अब कैसे, तो भाई उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे साइन से 10 के रूप में, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस पाई बाय 4, ये खत्म, क्या हो गया -π/4। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया भाई साहब, थीटा का। चेक कर लो, थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, कंफर्म है, लाइक कर रहा है, यानी कि इसका हमारा वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सा वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या आ गया -π/4। आई होप कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो है अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो एक चीज हम यहाँ पे गौर करें कि यहाँ cos है यहाँ साइन है, ये इसको तभी कैंसिल करेगा जबकि ये हमारा cos के फॉर्म में होगा, हाँ या नहीं। तो फिर ये इसको कब कैंसिल करेगा, जबकि ये 10 के फॉर्म में होगा तब। तो कन्वर्सन शुरू करते हैं, 2 cos और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स हाफ को क्या लिख सकते हैं, π/6, है या नहीं। अब कैसे भैया, तो थोड़ा सा ना हम इसको जटिल करते हैं, 2 साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। अब जो है ये क्या हो गया, 10 इनवर्स 2 cos 2, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसल कर रहा है एक दूसरे को, तो π/6, है या नहीं। 2 3 जा, यानी कि 10 इनवर्स 2 cos π/3। अब ये cos π/3 क्या होता है भाई साहब, cos π/3 हाफ होता है। तो 10 इनवर्स 2 इंटू हाफ, हाफ हाफ कैंसल, 10 इनवर्स 1, और यहाँ पे 1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/4, हाँ या नहीं। और 10 इनवर्स 10 को कैंसिल कर लेगा तो क्या हो जाएगा हमारा π/4। ओके, अब यहाँ पे देखना है ये π/4 क्या है, एंगल का वैल्यू डेट इज थीटा, यानी कि इसका रेंज। तो चेक करते हैं कि ये π/4 इसका रेंज में आ रहा है कि नहीं। क्या होता है भैया, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ये देख लो π/4 इसके बीच में लाइक कर रहा है, मीन्स कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। डन। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि विच इज ग्रेटर 10 1 और 10 इनवर्स 1। बड़ा मस्त सवाल है, गजब सवाल है। एक नज़र में हम देखेंगे तो यही कहेंगे कि दोनों में 1 1 है, दोनों में 10 10 है, हट कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है, हिसाब किताब साफ, है नहीं। लेकिन एगो चीज है गड़बड़, यहाँ है इन्वर्स, यहाँ पे वो नहीं है, और इस चक्कर में ये गड़बड़ा देगा, हाँ या नहीं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और 22/7 को जब हम लोग डेसिमल में लाते हैं तो 3.14 होता है, और जब हम उसमें 4 से भाग देंगे तो वो 1 से छोटा हो जाता है, यानी कि 1 का जो वैल्यू है वो π/4 से बड़ा है, हाँ या नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 1 ले लेते हैं, तो ये 10 1 और ये क्या हो गया 10 π/4 हो गया। कैसे हुआ, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या ले लिया, 10 लगा दिया। अब ये क्या हो गया, 10 1 बड़ा हो गया 1 से, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। देखिए 1 जो है π/4 से बड़ा है, लेकिन 1 जो है 10 1 से छोटा है। तो हम अब क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं भाई कि 10 1 जो है वो π/4 से बड़ा है। क्यों भैया, क्योंकि 1 जो है π/4 से बड़ा है लेकिन 10 1 से छोटा है, तो इसलिए जो है π/4 जो है वो 10 से छोटा होगा। नहीं समझे, मेरा भाई मेरे से छोटा है और हम सोहन से छोटा है, तो ऑफ कोर्स कि जो मेरा भाई है वो भी सोहन से छोटा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये छोटा हो गया। अब
π/4 हमारा क्या है भैया, तो हम ये जान रहे हैं कि π/4 जो है वो हमारा tan इनवर्स 1 है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि tan 1 जो है tan इनवर्स 1 से बड़ा होगा। क्लियर है? एक बार फिर से हम समझते हैं कि ये हम जान रहे हैं कि 1 जो है π/4 से बड़ा होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग बाय 4, 1 से छोटा हो जाएगा, 0.7 समथिंग आना चाहिए, और ये 0.7 समथिंग जो है वो 1 से छोटा होता है। दोनों तरफ हम क्या किए, 10 ले लिए, तो 10 लगाने के बाद ये क्या हो गया, tan 1 और ये हो गया 1, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हम दोनों से देख रहे हैं, जैसा कि अभी हम एग्जांपल दिए कि मेरा भाई मेरे से छोटा है और हम जो है सोहन से छोटा है, तो मेरा भाई ऑलरेडी सोहन से छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये tan 1 जो है अब क्या हो गया, π/4 से बड़ा हो गया इस दोनों इक्वेशन से, एक इससे और एक इससे। तो tan 1 जो है π/4 से बड़ा है। π/4 कैसे आता है भाई, tan इनवर्स 1 का वैल्यू है π/4, तो tan इनवर्स 1 अब हमारा क्या हो गया, tan 1 से छोटा। तो हमसे यही ना पूछ रहा है कि दोनों में से कौन बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, तो हमारा कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, tan 1। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।